Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue chapter 8. बट ना आज इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम इसका आज करते हैं। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है लिखा हुआ है, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स which you would suggest as a safeguard against infectious diseases, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो होना चाहिए हाइजीनिक, गुड हाइजीन कंडीशंस, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर में, घर के आसपास, है ना। सैनिटेशन का पूरा ख्याल होना चाहिए। आपके पीएम का जो ये है मूवमेंट है, कैंपेन है, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान का, तो ये तो सबसे पहला मेजर होता है। इसके अलावा घर के आसपास जो भी कूड़ा कचरा हो या कोई गड्ढा है जहाँ पानी जमा हो सकता है और ब्रीडिंग मॉस्किटो जो है वहाँ डेवलप हो सकती हैं, वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा गुड हाइजीन के लिए एक कैंपेन होना चाहिए घर घर में, जा कर के जो इलिटरेट लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गुड हेल्थ और बैड हेल्थ के बारे में उन्हें ज़रूर समझाना चाहिए कि किस तरह से अपना ख्याल रखेंगे। इसके लिए बहुत सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलरेडी काम इसमें कर रही हैं, है ना। और जो भी आस पड़ोस में जो लोग व्यापार करते हैं, फूड खाने पीने की चीज़ें जो गुड हाइजीन का नहीं होता, तो उनको लाइसेंस के टर्म में प्रोविज़न होना चाहिए, किसको अलाउ करना है, किसे अलाउ नहीं करना है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना हो चाहिए, है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि इन विच वे वाज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शस डिजीजेज, है ना। किस तरीके से बायोलॉजी, अब बायोलॉजी इस तरीके से करता है कि जो कॉजल एजेंट्स हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके डिजीज़ साइकिल को स्टडी कर सकते हैं। उनके कितने होस्ट हैं, वो मोनोजेनिक है या डाइजेनिक है, एक होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है या एक से ज़्यादा होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इस बात को स्टडी कर सकते हैं हम, है ना। फिर उसको हम कैसे उसके लाइफ साइकिल को एक्सपेक्ट रोकेंगे, फैलने को कैसे रोकेंगे, हम इस पे बायोलॉजी के थ्रू वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये, मैं यही अब लिखता चलता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है तो एमीबियासिस अभी कैसे फैलता है। तो एमीबियासिस फैलता है मैकेनिकली फैलता है, जैसे जंक फूड या कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल वगैरह से फैलता है। आंसर ए है ना। इसका ए है, क्वेश्चन 3 का ए, तो बता दिया कि ना मैकेनिकली ये फैलता है। अभी मैकेनिकली में सारे आ गए, जंक फूड आ गई, कंटामिनेटेड वाटर आ गया, कोई भी ऐसा फिजिकल आइटम जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कॉन्टैक्ट यूटेंसिल्स हो गया, हैंकी हो गया, पेन हो गया, सारा। बी, मलेरिया जो है इसके लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसका वेक्टर है और सेकेंडरी होस्ट है। सी, एस्कैरिस जो है मैकेनिकली फैलती हैं, जैसे इनका जो कारण बताया मैंने, इसमें सॉइल है और जंक फूड है और यूटेंसिल्स वगैरह हैं, पेपर पेन वगैरह सारा, हैंकी वगैरह सब हैं, एस्कैरियासिस तो फैल सकता है। बेसिकली मिट्टी, सॉइल और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। निमोनिया भी मैकेनिकली ही फैलता है ना। इसके लिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो मैकेनिकली ही फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए
है ना। अब जैसे बताया मैंने कि सैनिटेशन प्रोग्राम चलना चाहिए, जहाँ कहीं भी गड्ढे हैं, जहाँ पे कोई टायर वगैरह फेंका हुआ है गाड़ियों के, जहाँ पे पानी वगैरह जमा हो सकता है और बरसात के सीज़न में मॉस्किटो ब्रीडिंग कर सकते हैं, उन सबको ढूँढ करके डैमेज करना होगा, गड्ढों को भरना होगा, नाली की सफाई करनी होगी, है ना, और वेक्टर के पैदा होने को रोकना होगा वाटर बॉर्न डिजीज़ में। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ में कौन-कौन सा आ गया है? टाइफाइड भी आ गया, निमोनिया भी आ गया, एस्केरियासिस भी आ गया, एमीबियासिस भी आ गया, ये सब से कंट्रोल हो सकता है ना। इसके अलावा खाने के पहले हाथ को साबुन से अच्छे से साबुन से धोना, फिर तौलिया से उसको रब करना, साफ़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ वगैरह करना। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट डज़ ए सूटेबल जीन मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन। तो सूटेबल जीन कह रहा है, तो जीन जो होता है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विच इज़ प्रेजेंट ओवर द पीस ऑफ डीएनए एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जीन जो है वो डीएनए के थ्रू, जीन पैसेंजर है, डीएनए वेक्टर है, किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसके वैक्सीन्स बनाए जा सकते हैं, उसके वैक्सीन्स बनाए जा सकते हैं, है ना। यस यस, डज ए सूटेबल जीन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन। जी, तो डीएनए वैक्सीन ऐसे ही बना दी जाती है ऑर्गेनिज्म में, ई कोलाई बैक्टीरिया की जब ऑर्गेनिज्म में डाल करके, है ना, उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराई जाती है और पैसिव इम्यूनिटी का एक सोर्स होता है। इसके अलावा नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में आता है बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी में तो बता ही दिया हमने, लीवर है, स्प्लीन है, पायर्स पैचेज हैं, लिम्फ नोड्स हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने करा दिया, अभी करा दिया, ये तो हो ही गया। 5 4 एंड 5 ये हो गया, ये हो गया। 6 नंबर देखते हैं, तो हो गया। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, द फॉलोइंग आर सम वेल नोन एब्रीविएशन विच हैव बीन used in this chapter, expand each one of its full form। जैसे है ना, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, हाँ, CMI कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिम्टोम्स, है ना। और नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और HIV के ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये हो गए 7 नंबर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, ये करा दिया, अब बच गए 8। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, है ना। पहला इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये देख लीजिए हमारा वीडियो निकाल। फिर भी शॉर्ट बता दूं, इनेट जो होता है बाई बर्थ बच्चों में प्रेजेंट होता है, आदमी में प्रेजेंट होता है। इसमें देखा था आपने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर और सेलर बैरियर। जबकि क्वेश्चन हाँ, इनेट एंड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड जो होती है उसको एडेप्टिव टाइप भी कहते हैं और काफ़ी सूटेबल होता है, इसमें मेमोरी सेल बनता है ना। और ये स्पेसिफिक होता है, डाइवर्सिटी फॉर्म में पाया जाता है। एक्टिव एंड पैसिव, तो बताया ना कि एक्टिव जो है प्राइमरी वैक्सीनेशन के समय में बनेगा, बॉडी जो है इसको एक्टिवली वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है, तो एक्टिव कहते हैं, है ना। ठीक है, जनरेट होने में टाइम लगता है, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। पैसिव, अगर वैक्सीनेशन फेल्योर हो जाती है और इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता, तो उस केस में बना बनाया वैक्सीन जो है बाहर से पेशेंट्स को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और कीमोथेरापी के फॉर्म में इसको दिया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में ही काम करता है पैसिव इम्यूनिटी, जी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। 9 है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो डायग्राम H2L2 स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है भैया, वही है, ये देखिए, ये डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें ये सब करा है, पिछला वीडियो जो है दिया हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लाइट चेन है, हेवी चेन है, और एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ये डायग्राम बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9, क्वेश्चन नंबर हो गया 9, 8 हो गया, 9 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10,
What are the various routes by which transmission of human immunodeficiency virus take place? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जो है ना, लीवर के थ्रू ये काम करता है। लीवर जो एक मेजर ऑर्गन है बॉडी का और पूरे बॉडी के कंट्रोल का एक बेसिक कह सकते मैकेनिज्म है, और वो हैम्पर हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होने से बाकी सारे एनर्जी डिपेंडेंट जो फंक्शंस हमारे बॉडी के सारे डैमेज हो जाएंगे। इस तरह से लीवर को अफेक्ट करता है और लीवर में स्वेलिंग हो जाती है और जो फंक्शन काम करना सिरोसिस टाइप का, फाइब्रोसिस टाइप का इफेक्ट होता है और इस तरह से बंदे की डेथ हो जाती है। ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है, उस पर डिग्री पे डिपेंड करता है कि HIV-1, HIV A B C D। तो B कह रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग फेज में होता है, C वगैरह सब इनकंट्रोल्ड है, B तक कंट्रोल हो जाती है ना। तो कभी इसलिए कहते हैं HIV-B, है ना। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द एड वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड। तो किस तरह से करता है, इसका एक फिगर जो है आपने अभी भी देखा है, और ये है पेज नंबर, ये देख लीजिए, दिखा देता हूँ, यही आंसर इसका होता है। क्वेश्चन नंबर का आंसर यही होता है, HIV वाला पेज पूरा। पिछली वीडियो में मैंने सारे साइकिल बनाई है कि इस तरह से वायरस जब अटैक करेगा तो लाइसोजाइम बना करके होल बनाएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा, जिसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, और उसके थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा। एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड होगा। अब ये अटैक करता है हमारे DNA के उस पार्ट को जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जीन होती है, उसकी mRNA कॉपी बनती है, कॉपी की भी mRNA की मल्टीपल कॉपी बनती है, और साथ साथ प्रोटीन बनता है वायरस स्पेसिफिक, और वो प्रोटीन दोनों मिल करके असेंबल हो जाते हैं, न्यू वायरस के फेजेस बनती हैं, और सेल जो है बस्ट हो जाएगी और ये फट निकल जाएंगे, रिलीज जाएंगे, फिर हेल्दी टिश्यूज़ को ये अटैक करेंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 के बाद जो क्वेश्चन है 12, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ। हाँ, तो हेपर T सेल वगैरह को ये डैमेज करता भी दिखाई गई है। 12, हाउ इज ए कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। तो कैंसर सेल जो होता है दो तरह का होता है, एक बेनाइन कैंसर ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर होता है। तो जो बेनाइन कैंसर ट्यूमर होता है वो तो कंट्रोल है, क्यूरेबल है, लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो या तो सेल का मेकानिज्म खुद ही अनकंट्रोल प्रोसेस में चली गई सेल डिवीजन का, तो वो उसके लिए जो जीन होता है वो म्यूटेट हो जाती है, जिसको C ऑन्कोजीन कहते हैं, और ये 90% केसेस में पाए जाते हैं ये कैंसर। और जो दूसरा है वो है V ऑन्क, मतलब कि वायरस इन्फेक्टेड पर्सन में भी देखा गया है कि कैंसर होने चांसेस ज़्यादा होती हैं जी। तो 9% के आसपास उनका रेशियो होता है वायरस से जो कैंसर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वायरस से जो कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वायरल अफेक्टेड जो सेल एंड टिश्यूज हैं वो सेल डिवीजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, और साथ साथ वो न्यूप्लास्ट नाम का केमिकल बनाएगा जो टॉक्सिन है, और नॉर्मल हेल्दी सेल को टिश्यूज को भी कन्वर्ट कर देगा कैंसरस टिश्यूज। मैलिग्नेंट कब होता है, जब सेल और कैंसर का सेल और प्रोडक्ट जो पूरी बॉडी में मूव करना शुरू करता है, उस समय इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है हाउ इज द कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सेल, बताया हमने। 13 है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस उस स्टेज को कहते हैं कैंसर के जब पूरे बॉडी में वांडरिंग कर सकता है, वो घूम सकता है और जगह जगह पे ट्यूमर क्रिएट कर सकता है, तब उसको कहते हैं हम लोग मेटास्टेसिस। हाँ, NCERT ने क्या लिखा है इसके लिए, सेल्स स्लॉड लिखा ना, स्लाउड फ्रॉम सच ट्यूमर reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor formation there.
दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट, है ना, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाय द एल्कोहल ड्रग एब्यूज। देखिए, एक तो सीएनएस खराब हो जाएगा, दूसरा लीवर अफेक्टेड हो, स्वेलिंग हो जाएगी, और वो इसलिए हो जाएगी, सिरोसिस नाम बीमारी हो जाएगी, है ना, फाइब्रोसिस नाम बीमारी हो जाएगी। जो लीवर के सेल्स हैं वो एबनॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे, और ख़ास करके वो ज़्यादा अल्कोहल लेने के केस में वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, बीमारी को कहते हैं सिरोसिस। तो ये जेनेटिकली भी होता है और अल्कोहल से भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव से भी होता है। इसके बाद है 15 नंबर, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक एल्कोहल ड्रग। हाँ जी, अगर साथ साथ रहते हैं कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो कभी भी अल्कोहल और ड्रग नहीं लिया हुआ है, और अपने फ्रेंड के साथ रह करके वो एक बार टेस्ट लेने के लिए लेगा, और उसके बाद वो हैबिचुएटेड हो जाएगा, और फिर कुछ समय बाद वो ड्रग एब्यूज हो जाएगा। इफ़ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम। तो इसका मतलब है ना, उसको काउंसलिंग से, उसको तरीके से उस बैड हैबिट से निकाल लाना, दोस्तों के संगति से छुड़ा देना, हटा देना, ये सबसे पहला मेजर होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट वंस ए पर्सन स्टार्ट टेकिंग एल्कोहल और ड्रग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट राइट ऑफ हिज हैबिट। चूँकि जब फर्स्ट टाइम कोई लेता है ना, तो उस समय उसको बड़ा पीस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस से रिलैक्सेशन मिलता है उसको। तो लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है उसका, और वो फिर एब्यूज़ हो जाता है, और बिना उसको लिए हुए वो काम कर नहीं सकता, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, और धीरे-धीरे टिश्यूज़ इम्पेयरमेंट, ऑर्गन इम्पेयरमेंट, दूसरे ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं, ब्रेन अफेक्टेड होता है, ब्रेन से ही सारा चीज़ कंट्रोल होता है। इस तरह से बंदा ग्रिप में हो जाता है, और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए, है ना। 17 है, इफ़ योर व्यू दैट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक अल्कोहल और ड्रग, एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड, है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर जो बंदे हैं, बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, वो कल के अच्छे सिटीजन हैं, पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो तुम्हें एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सोसाइटी में, तो अपने पापा को देखो, मम्मी को देखो, और भी कई एग्जाम्पल बता सकते हैं, बड़े बड़े जितने भी पर्सन्स हैं हमारे कंट्री में, बाहर में, कंट्री के बाहर में, उनको एज एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, उस बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि इन लोगों ने, है ना, समाज के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, फैमिली, अपनी फैमिली के साथ साथ। ड्रग लेने के बाद सब छूट जाएगा, बैड हैबिट हो जाती है, तुम्हारा आने वाले कल्चर जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, तो उनको अच्छी चीज़ दिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, इस तरह से उनको बचा सकते हैं। ये 17 क्वेश्चंस हैं टोटल इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन के बाद मैं आपको यही लिखूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, है ना, यही लिखूँगा। जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, वो होगा चैप्टर 9th होगा, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड, वो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी वाला। टिल देन, थैंक यू।